हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ कुछ हॉरर स्टोरीज़। तो सबसे पहली जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ ये हॉरर स्टोरी के साथ साथ मुझे एक बहुत दुखद घटना लगी कि मैं बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो गई कि इस कहानी को शेयर करूँ या ना करूँ। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं शेयर करती हूँ इस कहानी को आपके साथ, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा भी छुपी है इस कहानी में, जो दुखद होने के साथ साथ डरावनी भी है। तो कहानी मुझे एक गांव के एक लड़के ने सुनाई है, उत्तराखंड के। वो मेरी जान पहचान में है, लेकिन उसने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि आप ना गांव का नाम बताएंगी ना मेरा नाम बताएंगी, और जिस लड़के के साथ ये घटना घटी है, जिसकी फैमिली के साथ घटी है, उसका भी कोई जिक्र नहीं करेंगी, क्योंकि इससे एक बहुत मेरे बारे में बहुत गलत मैसेज चला जाएगा कि मैंने ये घटना आपको सुनाई जो कि गांव की एक दुखद घटना थी और उसका इस्तेमाल एक मनोरंजन के पर्पज़ से किया जा रहा है। तो बेशक हम इसको मनोरंजन के पर्पज़ से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं तो इसको इस ढंग से लेती हूँ कि हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली में जो भी जुड़ा है मेरे साथ में, वो इस कहानी को डरावने रूप में ना लेकर के एक शिक्षा के रूप में ले। तो घटना ऐसी है, चलिए मैं उस लड़के का जिसके साथ ये घटना घटी उसका नाम मान लेती हूँ माधव। और जिस लड़के ने कहानी सुनाई है उसका नाम मैं नहीं मेंशन कर रही हूँ। तो मान लेते हैं कि जिस लड़के के साथ ये घटना घटी, जिस लड़के की फैमिली के साथ ये घटना घटी, उसका नाम मैं माधव मान रही हूँ। तो माधव के पिताजी की जो थी मृत्यु, डेथ जो थी, वो जब वो काफ़ी छोटा था तब हो गई थी। और उसकी मदर ने बहुत ज़्यादा मुश्किलों से माधव का पालन पोषण किया, उसको पाला। थोड़ी सी उनकी ज़मीन थी, तो बिना हस्बैंड के ज़मीन में हल चलाना, उसको मेंटेन करना पहाड़ों में कितना मुश्किल हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं इसकी। तो गांव में सबके हाथ पैर जोड़ के खेतों में हल चलवाती होगी, बकरियां गाय भैंस पाल के, उनका दूध बेच के। उसने जैसे तैसे करके अपने बेटे को पढ़ाना शुरू किया, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन बेटा बड़ा होगा तो उसका सहारा बनेगा, उसके दुख कष्ट को दूर करेगा। तो बहुत कठिनाइयों से माँ ने उसका पालन पोषण किया, उसको पढ़ाना लिखाना शुरू किया। और एक दिन आ गया कि जब माधव बड़ा हो गया और उसकी नौकरी भी लग गई। और माता ने सोचा कि अब नौकरी लग गई है तो चलो बच्चे के भविष्य के बारे में मैं सोचती हूँ, अब इसकी शादी ब्याह के बारे में सोचती हूँ। और माधव भी अपनी माँ का बड़ा ख्याल रखता था, पैसे भेजता था घर पे और कहता था माँ ज़्यादा काम करने की तुझे ज़रूरत नहीं है। अब दुख के दिन चले गए और माँ ने उसकी शादी कर दी। तो इस घटना के साथ एक घटना मुझे और आपको इसको जोड़ना ज़रूरी है कहानी के लिए, कि गांव में क्या होता था कि बरसात जब आती थी, बरसात के आने के टाइम लोग अपने गौशालाएं जो घर के पास रहती हैं गांव में, पहाड़ों में, उसमें अपने जानवरों को नहीं बांधते थे। जानवरों को बांधने के लिए वो अपने खेतों में ले जाते थे, और खेतों में उन्होंने बांस की छोटी सी झोपड़ियाँ बनाई रहती जो 3 तरफ से कवर्ड रहती थी, और घर के 1 या 2 सदस्य जो थे उसमें जाके रहते थे, और जानवरों को भी वहाँ बांध दिया जाता था। हमारी पहाड़ी भाषा में उसको गोठ कहते हैं, गोठ गौशाला को, या फिर छन्नी भी कहते हैं। तो सभी लोग गांव के ऐसा करते थे कि अपने घर की गौशालाओं से जानवरों को ले लेके खेतों में बांधना शुरू करते थे। पहले एक खेत में बांधते थे, फिर 8-10 दिन के बाद फिर दूसरे खेत में बांधते थे, या 4-5 दिन के बाद फिर दूसरे खेत में वो टेम्परेरीली जो मचान बनाया रहता था या टेम्परेरीली जो हट सी बनाई रहती थी उसको हटा देते थे और दूसरे खेत में करते थे। फिर ले जाके तीसरे खेत में, चौथे खेत में। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि पहाड़ों में ना घर से गोबरों के कट्टे भर के ले जाना और फिर वो सीढ़ीनुमा खेतों में नीचे उतारना, ऊपर चढ़ाना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता था।
तो ऐसा करते थे कि जानवरों को 3-3 4-4 दिन के लिए एक खेत में बांधा, फिर वहाँ से वो टेम्परेरी बनाई हुई जो हट थी वो उठाई, दूसरे खेत में डाली। ऐसे करके सारे ही गांव के लोग करते थे। और गांव में उस समय क्या होता था, बरसात के टाइम पे आधा गांव खाली हो जाता था, मतलब आधा गांव खेतों में ही पहुंच जाता था। और ये इसलिए किया जाता था कि बरसात होने के बाद कोदा बोया जाता है, जिसको मंडवा भी कहते हैं, रागी कहते हैं आम भाषा में, और हमारी पहाड़ी भाषा में मंडवा कहते हैं। उसको बोने के लिए करते थे कि ताकि खेतों में खूब सारा, हर खेत में हमें गोबर मिल जाए और हमें हर खेत में ले जाके ढोना ना पड़े। तो जो माधव की माँ थी वो भी ये करती थी। वो कभी अपने बच्चे को उसने आज तक नहीं भेजा छन्नी में, और वो जो टेम्परेरी बनाई हुई हट्स होती थी उसमें कभी नहीं भेजती थी अपने बेटे को कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं बाघ ना खा जाए या कुछ बात ना हो जाए। क्योंकि हर के घर के सदस्य से घर से 2-2 लोग जाते रहे होंगे गोठ में, एक जागता होगा एक सोता होगा, क्योंकि बाघ का भी डर होता है कोई जानवर ना उठा के ले जाए। और आग जला के रखनी पड़ती थी गोठ के दरवाजे पर। तो माँ का तो कोई था नहीं दूसरा, और घर का मेंबर, तो बेटे को कहती थी नहीं तू नहीं जाएगा, मैं ही जाऊँगी, जैसे तैसे करके कर लूँगी। मतलब इतना प्रेम बेटे से अपने, और इतनी उसकी देखभाल और इतनी अच्छी पढ़ाई वगैरह सब कुछ करके उसने मुश्किल भरे दिन निकाले और बेटी की शादी कर दी। और बेटा जो है नौकरी के लिए बाहर चला गया और अपनी पत्नी को घर पे छोड़ गया अपनी माँ की सेवा के लिए, और बोला कि मैं बीच बीच में आता जाता रहूँगा और कभी हो सकेगा तो तुम्हें भी लेके जाऊँगा अपने साथ, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें गांव की देखभाल करनी पड़ेगी, खेती की अपनी देखभाल करनी पड़ेगी, माँ की देखभाल करनी पड़ेगी। कुछ दिन तो ठीक चला। तो माधव की जो पत्नी थी उसका और माधव की माँ की आपस में कुछ एडजस्टमेंट को लेके प्रॉब्लम शुरू हो गई। माँ सास और बहू का झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि रोज़ की बात हो गई, ये आम बात। गांव के लोग भी आज समझाने आते थे। तो माधव की माँ हमेशा कहती थी कि मैं आने दे मेरे माधव को, मैं शिकायत करूँगी कि ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। और गांव के लोग समझाते थे कि तू बेटे को चिट्ठी लिख अपने। तो वो कहती थी नहीं मैं चिट्ठी नहीं लिखूँगी, मेरा बच्चा परेशान हो जाएगा, बाहर है वो, नौकरी की इतनी उलझनें हैं और मैं भी अपनी परेशानी बच्चे के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। वो आएगा तो मैं बोलूँगी उसके साथ, और वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो समझेगा और उसको भी समझाएगा। लेकिन बहू की नीयत तो थी नहीं गांव में रहने की, उसको तो आराम परस्त थी और पति के साथ रहने की इच्छा रही होगी, जो भी रही होगी। लेकिन बेटा अपनी माँ की परेशानी समझ सकता है, लेकिन बहू को शायद उतना नहीं समझ आ रही थी। एक दिन वो झगड़ा करके छोड़ के चली गई अपने पेरेंट्स के घर। तो गांव के लोग पूछने आने लगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, देखो तेरी बहू ऐसी चली गई। वो कहती थी नहीं मेरा माधव आएगा वो सब ठीक कर देगा। एक दिन क्या हुआ कि गांव का कोई आदमी जो कि उनकी बहू के मायके की तरफ का था, उनके गांव आ गया। उसने माधव की माँ को बोला कि तुम्हारा लड़का तो मैंने फलाने गांव में देखा, जहाँ पर आपकी, जिस गांव की आपकी बहू है, वो तो काफ़ी दिनों से आया हुआ है वहाँ पर, क्या आपसे मिलने आया है या मिल के गया है वहाँ पर? तो माँ तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। माने का नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा बेटे को पता है मैंने कितनी मुश्किलों से उसे पाला है, वो पहले मेरे घर आएगा तब जाएगा, अपने ससुराल जाएगा बहू को लेने, पर वो मेरे से मिलने पहले आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, आपको गलतफहमी हुई होगी। उसने कहा नहीं नहीं मैं पहचानता हूँ माधव को, मुझे गलतफहमी कुछ नहीं हुई, वो आया हुआ है। तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसको बहुत बातें सुनाई कि तुम जलते हो मुझसे और मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, मैं दुखी हूँ, मुझे और दुखी कर रहे हो। खैर बात आई गई होगी, वो आदमी चला गया। उस घटना के 2-3 दिन बाद माधव अपनी माँ के पास आ गया और आके कुछ नहीं बोला, सीधा वो अंदर कमरे में गया। उसने बक्सा खोला, अपनी पत्नी के कुछ कपड़े और गहने निकाले और चला गया। और माँ बोलती रह गई, चिल्लाती रह गई कि तेरे को क्या हुआ, क्या बात हुई, मेरी भी बात सुन ले। उसने कुछ नहीं सुना, वो आया और चला गया। था वो गहने लेकर के, अपनी पत्नी को और कपड़े लेकर के सीधा अपने ससुराल की तरफ को निकल गया। और माँ को बहुत सदमा पहुंचा। माँ ने ऐसे छाती पकड़ ली अपनी
कुछ खाना नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, दरवाज़ा बंद करके सो गई। और आधे से ज़्यादा गांव तो वैसे भी जो खेत थे उनमें बनी हुई जो छन्नियाँ थी या गोठ थी उसमें जाके रह रहे थे, टेम्परेरीली बनाई हुई, जो कि वो 4 दिन एक खेत में रखते थे जानवर, 4 दिन फिर दूसरे खेत में रखते थे, झोपड़ी को उखाड़ के दूसरे खेत में रख लेते थे, वहाँ जानवर रखते थे। और ये इसलिए किया जाता था ताकि गोबर ना ढोना पड़े, खेतों में खुद ही गोबर जो है वो हो जाएगा, बाद में उसको फैला देंगे, क्योंकि पहाड़ों में ढोना बहुत मुश्किल काम है। तो रात को सब लोगों ने क्या नोटिस किया कि एक औरत के बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ हर घर ने सुनी, और वो चिल्लाहट जो है उन खेतों के रास्ते से, वो आवाज़ ऐसा लग रहा कोई औरत चिल्लाती हुई दौड़ रही है। वो औरत बहुत तड़प और बहुत ज़्यादा दुख उसकी आवाज़ में। और जितने भी आदमियों की वहाँ गोठ बनी हुई थी, 8-10 परिवार जो भी थे, वो सब ने सुनी, और वो आवाज़ जंगल की तरफ को भाग रही है। वो आवाज़ ऐसे सुनाई दिया, और सब ने ये सोचा कि शायद मुझे ही सुनाई दिया और को नहीं सुनाई दिया। हर इंडिविजुअल ने यही सोचा कि शायद उनको वहम हुआ, उनको उसमें से एक ने सोचा मुझे सुनाई दिया, दूसरे ने सोचा मुझे सुनाई दिया। और इस तरह से सुबह हो गई। और जब सुबह होने के बाद गांव में लोग सब इकट्ठे हुए, मतलब जब ये छन्नी से लोग खेतों में जो गोठ बना रखी थी वहाँ से गांव की तरफ को चले, क्योंकि काफ़ी दूर होते हैं गांव से खेत, वहाँ पहुँचे तो सारे लोगों ने बोला भैया आज तो रात को क्या हुआ, आपने भी सुना? तो दूसरा बोला हाँ आपने भी सुना, हाँ मैंने भी सुना। और इस तरह से पूरे गांव में चर्चा बन गई। तो सब लोगों ने ये नोटिस किया कि सब लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पर, वो उस माधव की माँ नहीं है। तो सब ने कहा कि वो चाची कहाँ हैं? तो उसके घर की तरफ को गए तो देखा उसके घर का दरवाज़ा बंद, खटखटाया नहीं, खुला दरवाज़ा। तो दरवाज़ा तोड़ा गया, तो देखा कि वो माधव की माँ वहाँ पर मरी हुई अवस्था में है। फिर गांव में चर्चा हुई इस बात की, पुलिस बुलाई गई, डॉक्टर आए, सब कुछ हुआ। तो पता चला उन्होंने चूहे मारने की दवाई रात को, इस दुख से कि मेरा बच्चा जो है कैसे इतना ज़्यादा विपरीत चला गया मुझसे, कि सब कुछ जानते बूझते भी वो माँ को इस अवस्था में छोड़ के कैसे चला गया। वो सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, और उस दुख में और उस तकलीफ़ में उन्होंने वो जहर खा लिया और मर गई। तो गांव के लोगों को समझ में आया कि रात को जो तड़पती हुई चिल्लाती हुई जो औरत थी, इसकी आत्मा भटकती हुई जा रही थी, वो माधव की ही माँ थी, क्योंकि वो इतनी तकलीफ, इतने कष्ट में गई थी कि जिसका कोई सीमा नहीं है। और ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा वहाँ गांव में, और इतनी ज़्यादा दहशत हो गई थी गांव में कि 5 बजे के बाद लोगों ने निकलना बंद कर दिया था घर से। तो ये घटना शेयर करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, और घोस्ट स्टोरी के बावजूद ये कहानी जो है बहुत अत्यंत दुख देने वाली कहानी है ये। और ये कहानी हमको, सब लोगों को ये शिक्षा देती है कि भाई आप लोग गरीबी में रह लें, तंगी में रह लें, कुछ भी करें, पर एक माँ का दिल ना दुखाएं। उसका प्रायश्चित पूरे जीवन, क्या कई जन्म जन्मांतरों तक कोई बेटा नहीं कर सकता, और उसकी सज़ा प्रकृति क्या देगी ये तो हम समझ नहीं सकते। कल्पना से भी परे है हमारी ये सोचना तो कि उसकी सज़ा क्या होगी। और ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी भी उत्तराखंड की है, और ये कहानी है गोपेश्वर की। उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट चमोली में एक जगह है गोपेश्वर, जहाँ हम लोगों को कुछ साल रहने का मौका मिला। तो हमें रेंट पे घर लेना पड़ा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे सरकारी क्वार्टर्स नहीं थे, तो रेंट पे ही घर लेके रहना पड़ता था। तो जो हमारी लैंड लेडी थी, उन्होंने मुझे ये घटना सुनाई, और वो इस उद्देश्य से सुनाई क्योंकि
जिस घर में हम रेंट पे रहते थे, जो उनका घर था, उसमें जो वॉशरूम्स थे यानी कि टॉयलेट्स जो थे वो घर से बाहर थे। पहाड़ों में अधिकतर जो पुराने घर बने हैं उनमें टॉयलेट्स घर के अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग बुरा मानते हैं, अपशगुन मानते हैं कि घर का ऑरा ख़राब होता है घर में अगर टॉयलेट्स होते हैं। तो वो लोग खेतों में थोड़ा सा दूरी पर घर से टॉयलेट्स बनाते हैं अलग से, वॉशरूम अलग होता है और टॉयलेट्स अलग होते हैं। तो उन्होंने मुझे इसलिए बताया कि जब रात को आपको बाहर निकल के वॉशरूम जाना पड़े तो आप लाइट जला के, टॉर्च जला के, अगर लाइट नहीं होती है तो आप टॉर्च जला कर किसी को साथ लेके निकलें और देखभाल के और अच्छे ढंग से समझ के निकलें। जानवरों का तो डर है ही, पर उन्होंने मुझे घटना सुनाई कि और किस चीज़ का डर है। तो मैंने जीवन में पहली बार इस तरह की चीज़ों के बारे में सुना था, क्योंकि हमारी भी एज ज़्यादा नहीं थी, तो इन घटनाओं के बारे में या भूत प्रेत या सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। कभी कभार कोई इक्का दुक्का कहानी सुन ली, लेकिन उन्होंने जो मुझे बात बताई वो बड़ी आश्चर्यजनक थी। तो मैंने कहा कि भाई ऐसी क्या बात है, ऐसा इतना ज़्यादा आगाह क्यों कर रही हैं। तब उन्होंने बोला कि जो उनका घर था वो ऐसा था कि घर जैसे घर है, घर की छत है, उसके साथ ही रोड थी, पतली सी एक पगडंडी टाइप थी जिसमें से लोग पैदल आते जाते थे। बाइक्स वगैरह या गाड़ियाँ वगैरह नहीं आ जा सकती थी, तो पैदल आते जाते थे। तो मतलब आप ये सोचिए, ये घर की छत है और ये पगडंडी है थोड़ी सी दूरी पे, मतलब इस पगडंडी से कूद के छत में आया जा सकता था। और फिर उसमें साइड्स की तरफ से सीढ़ियाँ थी, कच्ची सीढ़ियाँ, और नीचे उतर करके खेत थे। तो और खेत के नीचे की साइड जो बने थे वॉशरूम बने थे। तो एक दरवाज़ा जो है साइड में भी खुलता था। तो क्या होता था कि जो पहले उनके घर में किराएदार रहते थे वो क्या करते थे, वॉशरूम ना जा कर के साइड का दरवाज़ा खोल के सामने वाले खेत में वॉशरूम टॉयलेट करने चले जाते थे कि कौन से उतर के खेत नीचे की तरफ जाए। तो साइड का दरवाज़ा खोल के और बाहर की तरफ ही टॉयलेट करके फ़ौरन अंदर घुस जाओ। मतलब लाइट जलाई बाहर की और साइड का दरवाज़ा खोल के सीधे बाहर आके टॉयलेट करके अंदर चले जाओ। तो उन्होंने मुझे बोला आप लोग ऐसे मत करना, क्योंकि यहाँ पर एक घटना घट चुकी है। तो मैंने कहा क्या घटना घटी है। तो कहती हैं कि आप ना किसी को मत बताना, क्योंकि घर की ना बदनामी होती है एक तरह से कि इनका घर जो है भूतिया घर है। मैंने कहा भाई ऐसे कि भी क्या हो गया, मेरे को बहुत डर लगने लगा। तो कहने लगी कि क्या होता है, रात को 1:30 बजे के बाद ये जो रास्ता दिख रहे हो ना, पगडंडी घर के छत की के जो पैरेलल पगडंडी जा रही है, यहाँ पर घोड़े के टापों की आवाज़ आती है। तो कहने लगे कि पहले हमारी छोटी वाली लड़की को सुनाई देती थी, बट धीरे धीरे जिसने भी नोटिस करना शुरू किया कि 1:30 बजे के बाद जो जाग जाता था वो सबको 1:30 बजे से लेकर के और कुछ ड्यूरेशन था, मतलब 5 या 10 मिनट का, कि उसमें से घोड़े के टापों की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है बहुत बड़ा घोड़ों का काफिला यहाँ से निकल रहा है। कह रही दिखाई कुछ नहीं देता। तो मैंने कहा अच्छा, तो उससे क्या होता है। कह रही कि तो उन्होंने कहा कि जो हमारे किराएदार पहले रहते थे उनकी जो लड़की थी, जैसे रात को वॉशरूम जाना था तो उसने अपनी माँ को उठाया होगा, तो माँ ने साइड का दरवाज़ा खोला और कहा कि ये सामने वाले खेत में कर ले। तो वो लड़की जो है उसने सोचा कि सामने वाले खेत में कोई इधर उधर से कहीं अजीब लग रहा होगा उसको शायद, तो वो दीवार की साइड में, यानी कि जो पगडंडी थी उस तरफ की साइड में जा कर के ना किनारे की तरफ करने लगी। उसने कहा ओपन एरिया में ना करके साइड में दीवार की तरफ को जा कर के मैं वॉशरूम, मतलब मैं यूरिनेट कर लेती हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो वॉशरूम जा कर के टॉयलेट करके अपना अंदर आई तो उसका मुंह ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होने लग गया, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होने लग गया मुँह थोड़ी देर बाद ही। तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसने, सोचा पता नहीं क्या हो गया, कोई चीज़ लग गई, खुजली हो रही है, क्या हो रहा है, मेरे को कोई एलर्जी हो गई। कुछ भी सोचता है आदमी एकदम से, कुछ थोड़ा ना सोचता है कि कुछ सुपर नेचुरल क्या हो गया मेरे साथ, कैसी घटना घट गई। तो करने लगे मुँह टेढ़ा 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 होने लगा और मतलब वो उसके बाद उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया।
फिर तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। बस जैसे तैसे सुबह होने का इंतज़ार करते रहे। मतलब क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने। पर घर में जितने भी टोटके होते हैं, तेल की बत्ती निकालो, राई मंत्रो, नमक मिर्च सर के ऊपर से उतारा करके, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं। सुबह होने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि पहाड़ों में, पहाड़ी जगहें, रास्ते नहीं ढंग से, बिजली की प्रॉब्लम। तो सुबह ये डिसाइड हुआ कि वहाँ गांव में बकिया कहते हैं उनको, ये गोपेश्वर साइड में, चमोली साइड में तांत्रिकों को बकिया कहा जाता है। बकिया कि सुबह बकिया के पास जब उसको लेके के गए तो उनको सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा कि आपके घर का जो सिचुएशन है, मतलब जो उन्होंने पूरा बताया ऐसे ऐसे घर है, तो उन्होंने बोला उस घर में सैद चलते हैं। सैद क्या होते हैं अब ये मुझे नहीं मालूम वो क्या होते हैं, लेकिन जब ये बात बहुत ज़्यादा सामने वाले पड़ोसी थे, एक उनको भी समझ में आई। जब उस लड़की की स्थिति ऐसी हो गई तो सबको पता चल ही गया, क्योंकि हल्ला सा मच जाता है छोटी सी जगह में। तो उनके घर के ऊपर रहते थे एक और पड़ोसी, तो उन्होंने कहा हमने तो कई बार देखा है घोड़ों पे जाते हुए। सफ़ेद ही घोड़े होते हैं और सफ़ेद ही आदमी होते हैं, उसमें सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद पगड़ सा लगाया हुआ, मतलब जैसे कपड़ा सा लपेटा होता है सर में, इस तरह का। तो कह रहे उनको सैद कहा जाता है। वो सैयद है कि सैद है वो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि उनको सैद कहा जाता है। और उनके घोड़े की, जो घोड़े चल रहे थे, तो घोड़ा चलता है तो पूँछ ऐसे ऐसे होती है ना, तो उसकी पूँछ का एक बाल लग गया उसके मुंह की तरफ। तो जो तांत्रिक था, जो बकिया था, उसने ये बात बताई कि उसके घोड़े का, सैद के घोड़े का एक बाल इसके मुंह पे लग गया, उसकी वजह से उसका मुंह तिरछा तिरछा हो रहा है। तो फिर वो जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने क्या उपाय किया वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो 3 दिन के बाद वो लड़की ठीक हो गई। तो ये घटना हमारे मकान मालिक ने इस उद्देश्य से बताई कि आप लोग ऐसी गलती मत करना। अगर कभी घोड़ों की टापों की आवाज़ या कुछ तरह से आए तो डरना नहीं, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं नुकसान करते हैं। लेकिन अगर उनके रास्ते में कोई चीज़ आ जाती है तो वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये घटना सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डर लगा। मैं तो उसके बाद हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे अटैच्ड लेटरिन बाथरूम टॉयलेट्स बनवा दें। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बनते ही नहीं है, हमारे यहाँ बाहर ही जाना पड़ता है, हमारे यहाँ वॉशरूम्स घर के अंदर नहीं बनाए जाते हैं। और लेकिन खुद ही इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और अलर्ट रहना पड़ता है। इस तरह की घटनाएं पहाड़ों में बहुत आम हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आपको इसलिए मैंने पहले ही आगाह कर दिया। तो ये घटना भी एक तरह से हमें एजुकेट करती है कि अगर आपको कोई बात बताता है कोई, तो उस बात को सीरियसली लेना चाहिए। उसमें अपने लॉजिक ढूंढने की या तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि सेफ़ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन बातों को मान लेना चाहिए। और मैंने उनकी बातों को माना, और हमने कभी भी जिस दिशा में उन्होंने जाने के लिए मना किया था वहाँ कभी नहीं गए। ये घटना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये भी मुझे उसी लड़के ने सुनाई है जिन्होंने अपना नाम और गांव का नाम मेंशन करने से मना किया है। तो चलिए सीधे घटना पर आते हैं। घटना इस तरह की है कि गांव का एक परिवार था जो अच्छा संपन्न परिवार था, जिसके घर के मुखिया जो थे वो बैंक में काम करते थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे और अच्छे संपन्न लोग थे। तो एक विचित्र सी घटना उस घर की एक बिटिया के साथ घटित होना शुरू हुई। क्या होता था कि हमेशा 6 बजे के बाद, अब गांव में तो आपको पता है ना, पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, 5 बजे के करीब अंधेरा होना शुरू होता है। तो जैसे ही 6 बजते थे, उस लड़की की तबीयत ख़राब होने शुरू होती थी। वो कुछ अजीब अजीब तरह की हरकतें करती थी, तो लोगों को समझ नहीं आता था। लड़की की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, आई थिंक वो 8 साल के करीब थी लड़की। तो उससे पूछते थे तो कुछ बता नहीं पाती थी। हाथ पैर टेढ़े हो जाना और कुछ इस तरह की हरकतें होती, गर्दन टेढ़ी हो जाती, हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे। तो पेरेंट्स जो डॉक्टर के पास लेके गए कि उनको ये डाउट था कि कहीं मिर्गी का दौरा या कुछ इस तरह की चीज़ तो नहीं है लड़की के साथ में।
सारे टेस्ट हुए उसके, डॉक्टर्स ने पूरी जान लगा दी पता लगाने में कि क्या कारण है। बहुत महीनों उसका इलाज चलता रहा। लड़की कमज़ोर कमज़ोर होती जा रही है, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गई सूख करके, बिल्कुल स्केलेटन जैसी हो गई। लेकिन डॉक्टर पता नहीं लगा पा रहे थे। डॉक्टर कह रहे सारी रिपोर्ट इसकी ठीक है, क्या कारण है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आप जो भी संभव हो सकती है, पूजा पाठ जप तप जो भी करना है वो करिए, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो कोटद्वार के हॉस्पिटल लेके आए उसको, फिर देहरादून लेके गए, फिर दिल्ली लेके गए, हार गए। आखिर में वो उसको घर ले आए। तो घर लेकर के आए तो क्या हुआ, एक दिन शाम के टाइम उसके पेरेंट्स जो थे, जैसी शाम होती थी वो पाठ करना शुरू कर देते थे। कभी सुंदरकांड करते, कभी हनुमान चालीसा करते, कोई कुछ पाठ करते। लेकिन सब कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो रही है उसके ऊपर। ये तब समझ में आया उनको कि जब वो लड़की को कुछ दिखने लग गया घर के अंदर। वो कहती थी कि पिताजी वो जो सीढ़ी मत्थी जाने छी ना सीढ़ी, वो एक तड़ी कोई बैठी ऊँचे, मतलब कि जो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं उसके नीचे कोई बैठा है और ऐसे करता है मुझे देख करके। तो जब उसने ये कहा तब उनको समझ में आया कि ये तो कोई और ही चीज़ है। पहले उनको लग रहा था कहीं कोई छल लग गया, झपट लग गई, कुछ लग गया। मतलब उन्होंने ये चीज़ें भी करनी शुरू की थी कि नज़र उतार ली, छाया पूज ली, दुनिया भर की चीज़ें करनी शुरू की। पर इतना पता नहीं था कि घर के अंदर ही कुछ इसको ऐसा दिखाई देता है या अब दिखाई देना शुरू हुआ है। तो वो कहते थे पहले दिन हमने जैसे हनुमान चालीसा की तो वो चीज़ जल्दी चली जाती थी, थोड़ा सा दिखी उसको जल्दी भाग गई और फिर वो ठीक हो जाती थी। लेकिन अगले दिन वो चीज़ भी फेल हो जाती थी। फिर अगले दिन वो कुछ और पाठ करते थे तो फिर वो थोड़ी देर के लिए दिखती थी, फिर गायब हो जाती थी। लेकिन वो धीरे धीरे सारी चीज़ों की पावर कम होती गई और उसकी जो नेगेटिव एनर्जी थी वो उसको इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी कि वो किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा था उसको, क्योंकि लड़की की अपना ऑरा, अपनी पावर ही कम हो गई थी और वो शक्ति उस पर हावी हो रही थी। तो आखिरकार बहुत दुखद घटना हुई कि उस लड़की की मृत्यु हो गई, उसको बचाया नहीं जा सका। आखिर उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ये क्या चीज़ तो थी हमारे घर में। तो फिर उन्होंने तांत्रिक वगैरह उन सबको बुलाया। तो पहाड़ी भाषा में बुझने कहा जाता है। तो उन्होंने बोला बुझना रखा है आपके घर पे। तो उन्होंने बोला भाई ये क्या होता है। तो तांत्रिक ने जो है कुछ मंत्र उच्चारण करने के पश्चात कहा आप इस जगह को मार्क कर दिया कि इसको खोदिए आप। तो उस जगह को खोदा गया। तो वहाँ पर एक पहाड़ में कच्चे मकान होते हैं ना, तो किसी ने उस मकान का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसमें एक डिबिया में कोई नाखून बाल कोई तंत्र करके नेगेटिव एनर्जी जो है शमशान से अभिमंत्रित करा करके वो वहाँ रखती थी फैमिली को परेशान करने के लिए। तो बाद में पता चला वो थे उनके जो पड़ोस वाले, कि जब मकान बन रहा था तो उन्होंने किस समय आकर के वो रख दिया वो उनको पता नहीं चला। तो ये घटनाएं जो हैं मनुष्य की प्रवृत्ति की तरफ इशारा करती हैं कि किसी की संपन्नता देख करके कोई पड़ोस में रहने वाला कोई इस हद तक गिर सकता है कि किसी पर कोई तांत्रिक क्रिया करा सकता है। जिन पड़ोसियों के साथ कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई ज़मीन जायदाद का बंटवारा नहीं, सिर्फ आप दुख सुख में एक दूसरे के काम आए, सिर्फ इतना ही रिश्ता रहता है कि बातचीत का ही रिश्ता होता है पड़ोस के साथ में। बाकी कोई ज़मीन जायदाद का बंटवारा, कोई धन संपत्ति का बंटवारा, कोई इस तरह का पड़ोस के साथ कुछ होता नहीं है। फिर भी कुछ लोग ईर्ष्यावश इतने ज़्यादा गिर जाते हैं कि ये ताकि हमारा पड़ोसी हमसे ऊंचा ना रहे, हमसे आगे तरक्की ना करें, वो इस हद तक गिर जाते हैं कि वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं कि हमारा पड़ोसी हमसे नीचे ही रहे, इसका मकान ना बढ़ सके या इसके बच्चे आगे तरक्की ना कर सकें। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि इन सब चीज़ों के नतीजे एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों तक भुगतने पड़ते हैं। कई युगों तक उनकी पीढ़ियाँ उसका फल भोगती हैं।
और हमेशा बच्चे फल भोगते हैं, क्योंकि माँ बाप को सबसे ज़्यादा दुख तभी होता है जब बच्चे बर्बाद होते हैं। और वो एक जन्म नहीं, वो कितने जन्म जन्मांतर तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। कोशिश करें। और ये तो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो लोग तंत्र का सहारा लेते हैं वो भयानक पीड़ाओं से गुजरते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। और आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।